नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए आपके कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी के सभी ये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, ये बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फार्मूला है, सूत्र, ये आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो ये आपने बताना है कि इनमें कौन सा है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर, तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो सी जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला जो होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि निकालने की जो विधि है, ये मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का जो श्रेय है ये माना जाता है बेने को। बाद में टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने की विधि बताई थी, और टर्मन के अनुसार मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की वृद्धि के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि विभिन्न बालकों में मानसिक विकास की गति वो अलग अलग होती है। और इसी गति को मालूम करने के लिए उनके द्वारा बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया गया था। फिर उन्होंने जो ये फार्मूला बताया था बुद्धि लब्धि निकालने का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये मानसिक आयु के प्रत्यय का जो प्रतिपादन जो है ये बिने के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। तो ये कथन था यहाँ पर, और ये कथन इनमें से किन का है? वुडवर्थ, टर्मन, वुडरो विल्सन या फिर रोस का। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो वुडरो विल्सन जो है इनका ये कथन था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, परमापीकृत परीक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण। तो पिछड़ेपन के जो कारण हैं उनका पता लगाया जाता है, और वो इनमें से किससे पता लगाया जाता है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो पहले कोई भी अगर समस्या आती है तो हम यही उसकी खोज करते हैं कि ये किस कारण से हुआ है। अगर कोई काम गलत भी हो जाता है तब हम यही सबसे पहले देखते हैं कि ये किस कारण से हुआ है, और बाद में फिर उसका उपचार किया जाता है। तो समस्या का पहले हम निदान करेंगे और उसके बाद उपचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, मानसिक आयु का प्रत्यय ये दिया गया था। बिने, साइमन, स्टर्न, टर्मन या सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का जो यहाँ पर प्रत्यय है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए, बिने साइमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतिरिक्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है नैतिकता से, इदम से या फिर अहम से। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर ये है ऑप्शन बी वाला, इदम से। अब ये जो मनोवैज्ञानिक है फ्रायड, इनका था व्यक्तित्व का सिद्धांत, और उन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत की विशेषताएं बताई थी। और सर्वप्रथम मन की 3 दिशाएं बताई गई थी, चेतन, अचेतन और अचेतन। और व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से जो फ्रायड है ये आईडी, ईगो और सुपर ईगो इनको महत्व देते हैं, जिन्हें आप इदम, अहम, परम अहम कहते हैं। अब ये इदम, अहम, परम अहम क्या होती हैं? इदम, फ्रायड ने आईडी को बहुत अधिक महत्व दिया है, और यह जीवन व मृत्यु दोनों मूल प्रवृत्तियों का केंद्र है, और इसकी उत्पत्ति बच्चे के जन्म के साथ हो जाती है, और यही इच्छाओं की जननी मानी गई है। ये होती है आपकी आईडी, इदम। उसके बाद है अहम, ईगो।
अहम को वास्तविक सिद्धांत कहा गया है और यह हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है और साथ ही हमारी इच्छाओं और वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। अहम का कार्य एक पुल की तरह है जो आइडियो और सुपर ईगो के बीच में होता है और इसे इन दोनों को मानना होता है, इसलिए इसे मन का शासक भी कहा गया है। उसके बाद आ जाती है आपकी सुपर ईगो परम अहम। इसका विकास सबसे देर में होता है और इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी कहा गया है। यह वह शक्ति होती है जो आदमी को सामाजिक बनाए रखती है और इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर पछतावे की भावना आती है। उसके बाद जो ये मनोवैज्ञानिक जो है फ्रायड, इन्हें कुछ प्रत्यय भी बताए थे, जैसे लिबिडो। लिबिडो क्या है? ये फ्रायड जो है ये काम शक्ति को लिबिडो कहते हैं और ये क्वेश्चन पहले एस्टेट का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लिबिडो क्या होती है। तो काम शक्ति जो है उससे इसका संबंध है लिबिडो से। इसका संबंध मूल रूप से व्यक्ति की कामुकता से होता है और लिबिडो के अंतर्गत केवल काम वासना की संतुष्टि को ही नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी व्यवहार आते हैं जिनका संबंध प्रेम से नहीं लगाव से होता है। और एक होती है ये शैशव कामुकता। तो फ्रायड के अनुसार छोटे बच्चे में भी काम वासना होती है, लेकिन यह जो काम वासना है किशोरावस्था की काम वासना से अलग होती है और शिशु जो अपनी काम वासना के प्रति वो श्रम से ही करता है। और उसके बाद आया है स्वमोह। कभी कभी बच्चा अपने ही रूप पर मोहित होकर अपने आप से ही प्रेम करने लग सकता है और फ्रायड ने इसे स्वमोह या नार्सिज्म कहा है। ये होता है नार्सिज्म। तो और उसके बाद जो है फ्रायड जो है इनके द्वारा कुछ रक्षा युक्तियाँ भी बताई गई है, जिसमें दमन, शमन, प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति और मार्गान्तिकरण ये सब आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। समस्याग्रस्त बालकों के सुधार में, सर्वोत्तम बालक के चुनाव में, भावी सफलता के ज्ञान में या उपरोक्त सभी में। और यहाँ पर है ऑप्शन डी हमारा। तो बुद्धि परीक्षण की जो उपयोगिता है ये इन सभी के लिए मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो यहाँ पर ये कथन है और ये जो कथन है यहाँ पर इनमें से किन का है? वुडवर्थ, टर्मन, वुडरो या रोस का। और यह है ऑप्शन ए वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर भूल भुलैया टेस्ट। और ये जो एक परीक्षण हुए थे जिन्हें ये अलग अलग नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे भूल भुलैया है यहाँ पर। ये जो बुद्धि परीक्षण की जो विधियाँ जो होती हैं उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें व्यक्ति भाषात्मक परीक्षाएं, स्टैनफोर्ड बीने स्केल, व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षाएं जिसमें आपका ये पोर्टियस बुलबुले टेस्ट आ जाता है, बैचलर वैल्यू टेस्ट आ जाता है। उसके बाद सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं हैं जिसके अंतर्गत आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं जिसके अंतर्गत आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। तो ये इसके अंतर्गत आती हैं। अब ये भूल भुलैया टेस्ट जो है ये पूछा गया यहाँ पर व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण है, क्रियात्मक है भाषा या क्रियात्मक परीक्षण है। और भूल भुलैया टेस्ट जो है इसका संबंध ऑप्शन रहेगा बी में। तो ये व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण है। और यह जो परीक्षण 3 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं, 3 से 14 उनके लिए होता है। और भूल भुलैया का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि वे आयु की वृद्धि के साथ साथ क्रमशः जटिलतर होती जाती है। जिस बालक की परीक्षा ली जाती है उसे एक पेंसिल और कागज़ पर बना हुआ भूल भुलैया का एक चित्र दे दिया जाता है और बालक को पेंसिल से उसमें से बाहर निकलने का निशान लगाकर मार्गांकित करना पड़ता है। ये भूल भुलैया टेस्ट आपने अखबार जो होते हैं उसमें भी देखा होगा, कई बार चित्र बना होता है, एक बिल्ली या बाहर उठा दी जाती है और उसे बाहर निकलने का या अंदर आने का रास्ता या उसमें फिर पूछा जाता है कि ये किस तरीके से अंदर आएगी। या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे पहले जो एक जो बच्चे गेम खेलते थे काटू काटू, जिसमें जो 1 से 100 तक की गिनती जो इस प्रकार से क्रम में कहीं पर भी लिख दी जाती थी और उससे जो फिर बोला जाता था कि हाँ इसे काटो इसे काटो। तो इस प्रकार से उसे जो फंसाया जाता था इसमें। तो भूल भुलैया टेस्ट जो कुछ इसी प्रकार का आप टेस्ट इसे मान सकते हैं।
तो इसमें जो अपना जो लक्ष्य जो होता है वहाँ तक पहुँचना होता है सभी बाधाओं को दूर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर, 110, 60 या 80 से ऊपर। और यहाँ पर है प्रतिभावान छात्र, तो प्रतिभावान छात्र का रहेगा ऑप्शन ए वाला 140 से ऊपर। इसे कहा गया है जीनियस वाले जो प्रतिभाशाली बुद्धि होते हैं। और 20 से 25 के महामूर्ख होते हैं और ये 25 से 50 वाले मूर्ख बुद्धि के, 50 से 70 में अलग बुद्धि, 70 से कम वाले निश्चित क्षीण, 70 से 80 वाले क्षीण बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 90 से 110 होती है सामान्य बुद्धि, 110 से 120 की श्रेष्ठ बुद्धि, 120 से 140 की अतिश्रेष्ठ बुद्धि और ये 140 से ऊपर जो है प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है वो उसमें आ जाते हैं, जीनियस जिन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना या फिर ये सभी। और इसमें है ऑप्शन डी हमारा। तो बिने के अनुसार जो बुद्धि है इसमें ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन व आलोचना ये सभी इसमें आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, कैली या स्पीरमैन के द्वारा। तो बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक, और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के जो प्रतिपादक ये थॉर्नडाइक जो है इन्हें माना गया है। और यहाँ पर कुछ ये सिद्धांत भी बुद्धि के प्रकार भी हैं। तो बुद्धि के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की बुद्धि होती है, मूर्त, अमूर्त और समझ की बुद्धि। मूर्त बुद्धि इसको गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा गया है। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है तो वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। उसके बाद दूसरे नंबर की अमूर्त बुद्धि है और इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। तीसरी है सामाजिक बुद्धि और इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। तो इस प्रकार की यह 3 प्रकार की बुद्धि है। अब यहाँ पर कुछ बुद्धि के सिद्धांत भी हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आया है बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो एक तत्व का सिद्धांत ये दिया गया था बिने के द्वारा। उसके बाद आ जाता है द्वितत्व का सिद्धांत, ये दिया गया था स्पीरमैन के द्वारा, जिसमें जी फैक्टर एस्पेक्टर आपने पढ़े होंगे, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये द्वितत्व का सिद्धांत है स्पीरमैन का। उसके बाद है बहुतत्व का सिद्धांत। बहुतत्व का जो सिद्धांत है ये दिया गया था ये थॉर्नडाइक जो है इनके द्वारा। और समूह तत्व का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये थे थ्रस्टन के। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ये बुद्धि के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी। तो बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि 5 से 15, 3 से 15, 2 से 14 या 4 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। तो बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि जो है इसका संबंध है ऑप्शन बी में। तो इसका संबंध ये 3 से जो 15 वर्ष के जो बच्चे जो थे उनके लिए इसका संबंध माना गया है। और एक जो एग्जामिन के पूछा गया था कि ये क्या कुछ परीक्षण है, कितने प्रश्न वगैरह होते हैं। तो बिने साइमन की जो है बुद्धि परीक्षा जो विधि है ये थी आपके 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए। और प्रत्येक वर्ष के बालकों के लिए 5 प्रश्न या फिर कार्य थे। कितने प्रश्न थे? 5। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 5 प्रश्न ये कार्य थे, पर 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 प्रश्न थे। तो 4 साल के थे उनके लिए 4 ही थे। और 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। इस प्रकार 1911 के स्केल में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय 54 थी। कब? 1911 के स्केल में। बिने स्केल का जो सबसे मुख्य दोष था कि यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु उसकी जीवन आयु से कम मानी जाती थी। तो ये 3 से 15 वर्ष यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। तो ये जो प्रक्षेपण विधि जो है ये आपने बताना है इसमें कौन सी नहीं है। रोसा टेस्ट,
टीएटी, मनोभिनय या समाजविधि। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी, समाजविधि जो है ये इनमें जो विधि है वो नहीं मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त बुद्धि का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर नहीं है, इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर या फिर दार्शनिक। तो जैसे कि हमने बुद्धि के बारे में हाल ही में पढ़ा, 3 प्रकार की बुद्धि होती है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिकी। तो यहाँ पर एक बुद्धि का प्रकार इसमें नहीं है और ये है ऑप्शन डी वाला। तो दार्शनिक जो है इसका उदाहरण ये नहीं है मूर्त बुद्धि का। मूर्त बुद्धि जो है उसका संबंध है यंत्र मशीनों से, जिसकी रुचि होती है इनमें। अब क्वेश्चन निम्न में से एक जो यहाँ पर क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, और वो कौन सा है? आर्मी बीटा, शिकागो परीक्षण, वेसलर वैल्यू टेस्ट या आर्मी अल्फा परीक्षण। तो क्रियात्मक परीक्षण यहाँ पर नहीं है और ये ऑप्शन डी वाला है, आर्मी अल्फा परीक्षण। तो ये जो यहाँ पर अलग है, ये आर्मी अल्फा टेस्ट जो है ये सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं हैं। इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अन्य कर्मचारियों और पद अधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इसका जो प्रयोग है केवल शिक्षित मनुष्यों के लिए किया गया था और यह परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने स्केल की तरह है। दूसरा जो था ये सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट था और इसका जो निर्माण है ये अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न विभागों के लिए सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया गया था और इस परीक्षण में शब्दावली, गणित और वस्तु गणना ये शामिल थी। और ये इसके अलावा जो यहाँ पर आर्मी बीटा टेस्ट ये परीक्षण ये भी है, ये क्या होते हैं? इस परीक्षण का निर्माण भी अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पद और विभागों में कार्य करने वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया गया था। और इसमें जो अशिक्षित सैनिकों की परीक्षा, वस्तुओं की गणना, अंकित चित्र में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध बताना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार की जाए थी। और एक ये शिकागो परीक्षण आया है यहाँ पर, ये क्या था? ये टेस्ट था 6 साल के आयु के बालकों से लेकर और वयस्क तक के लिए। तो 6 साल से लेकर और वयस्क तक। और यह 13 वर्ष की आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बुद्धि के जो कर्मिक विकास का जो सिद्धांत है इसके जनक इनमें से कौन है? तो बुद्धि के कर्मिक विकास के जो सिद्धांत है, थॉमसन, थॉर्नडाइक, बर्ट वर्नर या फिर स्पीयरमैन। और इसमें है ऑप्शन सी हमारा। तो ये बर्ट और वर्नर जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण आदि विचार दिया था या फिर मनोविश्लेषण जो है इनके इस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, फ्राइड, गेस्टाल्टवादी, कैटिल या वुडवर्थ। तो मनोविश्लेषणवादी जो है इनके लिए जाने जाते हैं ये ऑप्शन ए वाले, फ्राइड जो है इनका है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है, अमूर्त बुद्धि का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अमूर्त बुद्धि होती है ये किस प्रकार की होती है। तो यहाँ तो पूछा गया इसका एक उदाहरण नहीं है और ये ऑप्शन डी वाला है, व्यवसायी वाला। अमूर्त बुद्धि जो होती है इसका संबंध ये पुस्तकीय ज्ञान से होता है और जिस व्यक्ति में होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। तो कह सकते हैं कि ये पुस्तकें जो है उससे संबंध होती है ये अमूर्त बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए परिमापीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण। तो कमजोरी के क्षेत्र का जो पता लगाने के लिए हम प्रयोग करेंगे तो ये होगी खोज करना, निदान करना, और जब उसकी कमी मिल जाएगी तो उसकी फिर जड़ी बूटी होगी, मतलब उसका उपचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बुद्धि के जो 2 खंड सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक बताना है, कौन है? बीने, टर्मन, स्पीयरमैन या फिर थॉर्नडाइक। तो 2 खंड सिद्धांत और इसका है ऑप्शन सी वाला, स्पीयरमैन। ये 2 खंड आ जाए या फिर जो है एग्जाम में द्वितत्व
ये आ जाए, द्वितत्व। बात एक ही है, चाहे तो दो खंड हो या द्वितत्व हो। और इसमें क्या कुछ कहा गया था, तो स्पीयरमैन जो इनके द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बुद्धि में दो तत्वों का मिश्रण है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व जनरल फैक्टर, जिसे ये जी आपको कह सकते हैं, ये लिखा हुआ आपको दिखाई देगा जी वाला, तथा विशेष तत्व ये आपको दिखाई देगा एस वाला, स्पेसिफिक फैक्टर। एक मनुष्य में केवल एक सामान्य तत्व तथा अनेक विशिष्ट तत्व होते हैं और सभी विशेष तत्व सामान्य तत्व से संबंधित और प्रभावित होते हैं। सामान्य तत्व तथा किसी एक विशेष तत्व में जितना उच्च सहसंबंध होगा, व्यक्ति उस विशेष तत्व के क्षेत्र में उतनी अधिक प्रगति कर सकेगा। तो ये स्पीयरमैन जो है इनका है द्वितत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये जो जेपी गिलफोर्ड जो है इन्होंने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया था। सक्रिय उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, या फिर ये सभी। तो ये जो जेपी गिलफोर्ड जो है इनका आपने बताना है। तो इनका जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है। तो ये सभी जो इनके हैं, सक्रिय उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी और प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। तो इन सभी से जो इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रमापीकृत परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ है, मौखिक है, या फिर निबंधात्मक है। तो प्रमापीकृत परीक्षण और ये है ऑप्शन डी में, अर्थात इनमें से कोई से में भी जाए नहीं माना गया है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन से आयु का जो प्रत्यय है ये दिया गया था, टर्मन, बिने, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि, हस्तरेखा अध्ययन, रोसा परीक्षण, समाजबीति या निर्धारण मान। तो व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है और ये है ऑप्शन ए वाली, हस्तरेखा अध्ययन। नेक्स्ट है शिक्षक निर्मित परीक्षण है, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और भी दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो है ये ऑप्शन सी वाला है। तो आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ ये जो है इसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि परीक्षणों का जनक माना गया है, थॉर्नडाइक, साइमन बिने या स्पीयरमैन को। तो बुद्धि परीक्षण का जो जनक माना गया है ये बिने जो है इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, मानसिक, मूर्त, अमूर्त और समाज की बुद्धि। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था 3 प्रकार की बुद्धि होती है, तो उनमें से नहीं है और ये ऑप्शन ए वाली। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि कितनी होती है, और ये क्वेश्चन पहले भी जाए स्टेट के एग्जाम में आ चुका है, सामान्य बुद्धि वाला। तो सामान्य बुद्धि कितनी होती है, और यह है ऑप्शन सी में, 90 से 110 की जो बुद्धि होती है ये होती है सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है यहाँ पर, गैरेट जो है इनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है, मूर्त, अमूर्त, समाज की, या फिर ये सभी। तो गैरेट जो है इनके अनुसार जो बुद्धि है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है, सुंदर दिखने की इच्छा, अच्छे वस्त्र धारण करने की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति, या फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति। तो समन्वित व्यक्तित्व जो होता है इसमें होती है ये दृढ़ इच्छा शक्ति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में बांटा था। तो कैली के अनुसार 5, 9, 4 या 10 खंडों में। तो कैली जो है इनके द्वारा जो बांटा गया था ये है ऑप्शन बी में। तो ये बुद्धि जो है इनके द्वारा 9 जो खंड है इसमें बांटा गया था। नेक्स्ट है, शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है। तो शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है
और ये जो कथन है इनमें से किनका है? हेगन, एलिस, थॉर्नडाइक या रॉबिन्सन का? और इस कथन का संबंध है ऑप्शन बी एलिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द्वितत्व का सिद्धांत, और आसान क्वेश्चन क्योंकि पहले भी हमने कर लिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था? 5 से 15, 3 से 15, 2 से 14 या फिर 4 से 14 वर्ष के बालकों के लिए? तो स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण, और ये जो था तो ये था 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। और अगर हम ये जो परीक्षण है इसके बारे में देखें तो ये जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल जो है ये अपने दोषों के बावजूद भी बुद्धि का अनुमान लगाने की समस्या पर बिने के अद्वितीय कार्य ने शिक्षा संसार में एक हलचल मचा दी थी। बाद में इस दशा में लंदन में डॉक्टर सिरिल बर्ट और अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर लेविस एम टर्मन ने इस पर कार्य किया था, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल पर। तो टर्मन ने बिने के मानक्रम के अनेक दोषों को दूर करके सन 1916 में इसे एक नया रूप प्रदान किया था, जिसे स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम के नाम से जाना गया, प्रसिद्ध हुआ। और ये जो बुद्धि परीक्षण जो था 2 से 14 वर्ष तक के उम्र के बालकों के लिए था, जिसमें उनकी आयु वर्ग के अनुसार प्रश्न पूछे जाते थे, और इनकी जो कुल संख्या थी ये 90 थी। 90 एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जो हम यहाँ पर हमारी जो हिंदी जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अब हम उन्हें करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? और कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ये उपसर्ग प्रत्यय जो है इनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन में? और इसमें जो हमारा सही आंसर और ये रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये जो उपकार जो है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कृदंत। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो ये जो कृदंत प्रत्यय ये कहाँ पर जोड़े जाते हैं? विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम में या फिर क्रिया में? और ये कहाँ पर जोड़े जाते हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो ये क्रिया जो है इसमें जोड़े जाते हैं। प्रत्यय जो है 3 प्रकार के होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो यह हमारा क्वेश्चन है बहुत परिश्रम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है? हाथ पांव मारना, खून पसीने कर देना, गलप जाना या कुल्लू का बैल होना? तो नहीं में पूछा गया है और ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। गाल बजाना जो है यहाँ पर इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञा जो शब्द है इसके लिए वाक्यांश आपने बताना है। जिसे देखा ना जा सके, सुना ना जा सके, जाना ना जा सके या फिर गाया ना जा सके? तो अज्ञेय जो है इसका होता है जिसे जाना ना जा सके। तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन सी जो हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला जो आपने बताना है इनमें कौन सा है? और शुद्ध वर्तनी वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला, अवगुण। नेक्स्ट है रेनी केतकी की कहानी रचना जो है ये भाषा बतानी है आपने। हिंदुस्तानी है, खड़ी बोली है, उर्दू है या फिर अरबी फारसी मिश्रित है? तो रानी केतकी की कहानी, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा। तो खड़ी बोली जो है इसका है ये, और इसे जो है प्रथम गद्य रचना मानी गई है हिंदी की। इसके जो लेखक थे इंशाअल्लाह खान थे, और खड़ी बोली में लिखी गई है। और कहानी शुद्ध सांसारिक प्रेम को आधार बनाकर
मनोरंजन के लिए लिखी गई है। तो खड़ी बोली इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पत्थर का एक है यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, तो ये कौन सा है? और इसका है ये ऑप्शन बी वाला। तो विटप जो यहाँ पर अलग है। विटप जो है इसका होता है ये तरु का पेड़, ध्रुव वृक्ष, पादप, तो ये पेड़ जो है इस अर्थ में है विटप। और ये सभी सभी जो रह गए ये सारे आपके पत्थर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ससुराल का एक तत्सम शब्द है वो कौन सा है? ससुराल्य, सासुरो, पीहर, ये इनमें से कोई सभी नहीं। तो ससुराल का जो तत्सम शब्द और ये होता है ऑप्शन ए वाला। तो ससुराल्य जो है इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये तत्सम जो है संस्कृत वाला ये पूछा गया है, तो ससुराल्य इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभ्युदय, इसमें एक संधि है और वो कौन सी है? यण है, गुण है, दीर्घ या फिर वृद्धि संधि। तो अभि प्लस उद है अभ्युदय, और इसमें जो है ऑप्शन ए वाली रहेगी, यण संधि है। कोई अणची सूत्र इसमें लगता है जिसके द्वारा ये यण संधि होती है। पहचान यही है, इसमें या का आधा अक्षर जो है दिया गया होता है। ई को या ऊ को वा, री को रा, ली को ला होता है, तो ये होती है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक इसमें शुद्ध है वो आपने बताना है कौन सा है? कि वे हाथी पागल है, वह हाथी पागल हो गया, वह पागल हाथी हो गया, वह हाथी है। और इसमें जो शुद्ध है तो ये ऑप्शन सी वाला है, वह पागल हाथी हो गया। तो यही इसमें अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मधुर का विलोम कटु, कर्कश, तीक्ष्ण या मृदुल। तो मधुर का होता है ऑप्शन डी वाला, मृदुल जो है इसका यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रामचरितमानस, जो इसमें छंद आपने बताना है कौन सा है? मात्रिक, शाब्दिक, वर्णिक या ये सभी। तो रामचरितमानस जो है ये मात्रिक छंद में है, जिस छंदों में मात्राओं की संख्या गिनी जाती है तो उन्हें कहा जाता है मात्रिक। जिसमें वर्णों की गिनी जाएगी तो उन्हें कहा जाएगा वर्णिक छंद। और ये मात्रिक छंद जो है इसमें आते हैं आपके दोहा, रोड़ा, सोठा, चौपाई। तो इसे जो मात्रिक छंद यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अविभाव समास का। तो यथामति, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा लो कि कौन सा समास है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, अविभाव समास। और अविभाव समास वहाँ पर होता है जिस पर शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर यथा जो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुभाषी कक्षा में समस्या, शिक्षक संबंधी, छात्र, भाषा या इन सब से संबंधित। तो बहुभाषिक कक्षा में जो समस्या होती है उसका संबंध इन सभी से माना गया है, शिक्षक, छात्र और भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता आवश्यक हो कि वह सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषा हो, किस संरचना को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दांश अनुवाद कर सके। और इसमें जो है ये ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, कि सभी बच्चों की मातृभाषाओं की जो संरचना है उसको जान सके। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे। अब जो हम यहाँ पर वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उनको अब हम करेंगे। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है कि जो मन की बात जानता है उसे क्या कहा जाता है? तो मन की बात जानने वाले को कहा जाएगा अंतर्यामी। और जिसके आने की तिथि न हो उसे कहा जाता है अतिथि, जिसे मेहमान, प्रोणा, तो इस प्रकार से कह देते हैं। तो शिक्षक के आने की तिथि न हो अतिथि। जिसे जीतना जा सके उसे कहा जाता है अजेय। जिसकी गणना ना हो सके अगणित। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसकी कोई उपमा न हो उसे कहा जाता है अनुपम। नेक्स्ट है जिसका उपचार न किया जा सके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका उपचार न किया जा सके तो उसे असाध्य कहा जाएगा।
जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे कहा जाएगा अविवेकी। जिसका जन्म नहीं होता या जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा। और जो संविधान के प्रतिकूल हो असंवैधानिक। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, बिना बात के खर्च करने वाला, उसे कहा जाता है अपव्ययी। जो विधान के विपरीत हो उसे कहा जाता है अवैधानिक। नेक्स्ट है यहाँ पर जिसका निवारण न हो सके उसे कहा जाता है अनिवार्य। जिसके माता पिता न हो अनाथ। कुछ भी न जानता हो जय। जो इंद्रिय से परे हो अगोचर। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। इंद्रियों से जिसका ज्ञान न हो सके उसे कहा जाता है अगोचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना। तो जैसे हमारा देश है, यहाँ पर हमारे बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे देश में नहीं बनाई जाती, तो हम क्या करते हैं उन्हें दूसरे देश से मंगवाते हैं, तो उसे ही आयात कहा जाता है। और कुछ वस्तु ऐसे हैं जिनके हमारे पास अधिकता है, जैसे गेहूँ चावल वगैरह चावल, तो इनका हम बाहर जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसे निर्यात कहा जाता है। नेक्स्ट है गुण दोषों की विवेचना आलोचक करने वाला। गुण दोषों की विवेचना करने वाला इसे कहा जाता है आलोचक। नेक्स्ट है सरकारी गजट में छपी सूचना, तो इसे कहा जाता है अधिसूचना। नेक्स्ट है अत्यंत लगन व परिश्रम वाला, इसे कहा जाता है अध्यवसायी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रहेगा यहाँ पर आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, उसे कहा जाता है अपरिग्रह। ये भी जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद आशा से अधिक आशा अतीत। आदि से अंत तक आद्यंत। आत्मा परमात्मा संबंधी उसे कहा जाता है आध्यात्मिक। नेक्स्ट है ऋषियों के रहने एवं अध्यापन का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ऋषि कहाँ पर रहते थे, आश्रम में। नेक्स्ट है घुटनों तथा लंबी भुजाओं वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घुटनों और लंबी भुजाओं वाला, तो इसे कहा जाता है अजानु बाहु। नेक्स्ट है यहाँ पर पूर्व एवं उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा जो होती है कोण, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ईशान कोण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीले रंग का कमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे इंदिवर कहा जाता है। नेक्स्ट है उपजाऊ जमीन को उर्वर, और जो उपजाऊ न हो उसे उर्वर कहा जाता है। दो पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को उसे कहा जाता है उपत्यका। नेक्स्ट है जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसे कहा जाता है उल्लेखनीय। नेक्स्ट है आसपास बैठकर पढ़ाई करना या किसी विषय पर विचार करना, या फिर जैसे प्राचीन समय में गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, तो उसे कहा जाता था उपनिषद। गुरु के पास बैठकर जिसमें विद्या ग्रहण की जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो है जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहा जाता है उऋण। बीज से जन्म लेने वाला उसे कहा जाता है उद्भिज। और जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो उसे कहा जाता है इच्छिक, जिसे कह देते हैं कि वो अपनी मन मर्जी से करेगा, तो इच्छिक। नेक्स्ट है हाथी का बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो हाल ही में सीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो हाथी का बच्चा जो उसे कहा जाता है कलभ। बिना खिला फूल उसे कहा जाता है कली। नेक्स्ट है किए हुए उपकार को मानने वाला उसे कहा जाता है कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला उसे कहा जाएगा कृतघ्न। लता वृक्षों से घिरा हुआ स्थान उसे कहा जाता है कुंज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद जिसने कार्य कर लिया हो उसे कहा जाएगा कृत कार्य है। वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूर्ण ढक जाए तो खग्रास उसे कहा जाता है, कह देते हैं कि ग्रहण लग गया। नेक्स्ट है यहाँ पर वह आकर्षण शक्ति जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसकी गणना प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों में की जाती हो, तो उसे गणमान्य व्यक्ति, आपने सुना हो कोई गणमान्य व्यक्ति, तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो हो जिसकी गणना प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों में की जाती है। नेक्स्ट है जो शीघ्र न पच सके ऐसा भोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो शीघ्र न पच सके उसे कहा जाता है गरिष्ठ भोजन, जिसे कह देते हैं कि भारी भोजन। नेक्स्ट है यहाँ पर जो गाया जा सके, गे है। घृणा करने योग्य घृणास्पद, जिसके हाथ में चक्कर हो चक्कर पानी। जो चिरकाल तक जीवित हो चिरंजीव, और लंबे समय तक कह सकते हैं।
जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। तो ये होता है चंद्रमौली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौली कहा जाता है। और ये भगवान शिव जो है उनके नाम भी है। नेक्स्ट है गद्य पद्य मिश्रित रचना, उसे कहा जाता है चंपू काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेना के रहने का स्थान, इसे कहा जाता है छावनी, जैसे अम्बाला छावनी। छिपकर आक्रमण करने वाला, इसे कहा जाता है छापामार। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जैसुदा सुद उसमें भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो जीतने की इच्छा रखने वाले को कहा जाएगा जिगीसु। जानने का जो इच्छुक होता है इसे कहा जाता है जिज्ञासु। जीवित रहने की इच्छा, इसे कहा जाता है जिजीविषा। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार ये आ चुके हैं। तो जीतने की इच्छा वाले को जिगीसु, जानने का इच्छुक जिज्ञासु, जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा। सुधा सुद में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद है वह स्थान जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, तो इसे कहा जाता है टकसाल। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, इसे कहा जाता है त्रिवेणी। दोनों बहुओं के बीच का स्थान, इसे कहा जाता है त्रिकुटी। जिसने सब कुछ त्याग दे हो तो उसे त्यागी, जो त्यागने योग्य हो त्याज्य है। उसके बाद आ जाता है पति पत्नी का युगम, इसे कहा जाता है जोड़ा, जिसे कह देते हैं दंपत्ति, या वैसे कह देते हैं उसे जोड़ा। तो ये दंपत्ति होते हैं। जहाँ जाना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्गम। शीघ्र चलने वाला दुर्तगामी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शीघ्र चलने वाला दुर्तगामी। जंगल की आग को कहा जाता है दावा अग्नि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जंगल की आग को दावा अग्नि। और जो नाशवान होता है उसे कहा जाता है नश्वर। मांस रहित भोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मांस रहित भोजन, और इसे कहा जाता है निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाएगा नवजात। जिसका कोई रूप आकार न हो निराकार। जो रात्रि में विचरण करता हो उसे कहा जाता है निशाचर। निंदा करने योग्य निंदनीय। और उसके बाद है हमारे यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित, तो जो पृथ्वी जो उससे संबंधित हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पार्थिव। तो पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। रात्रि का प्रथम पहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रात्रि का प्रथम पहर, इसे कहा जाता है प्रदोष। इतिहास से पहले का, उसे कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक, मतलब इतिहास से पहले का। मार्ग के लिए रास्ता, उसे कहा जाता है पाथेय, पथ जिसे कह देते हैं पथ, पथ या इसका भी अर्थ मार्ग या फिर रास्ते ही होता है। उसके बाद आ जाता है जिसकी बहुत चर्चा हो रही हो उसे कहा जाएगा बहुचर्चित। समुद्र की आग, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। समुद्र की आग जो उसे कहा जाता है वड़वाग्नि। कम खर्च करने वाला, उसे कहा जाता है मितव्ययी। और उसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर मोक्ष का इच्छुक, उसे कहा जाता है मुमुक्षु। और ये शुद्ध अशुद्ध में भी आ चुका है। मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु, देख सकते हैं तीनों में एक ही ऊ है, हर्ष ऊ छोटा ऊ। उसके बाद मृत्यु का इच्छुक, इसे कहा जाता है मुमूर्षु। और ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, शुद्ध अशुद्ध में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, मृत्यु का इच्छुक मुमूर्षु, मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु। जो किसी की नकल न होकर स्व निर्मित हो उसे कहा जाएगा मौलिक। जो नए युग का परिवर्तन करे उसे कहा जाएगा युग प्रवर्तक। युद्ध की इच्छा वाला, उसे कहा जाता है युयोत्सु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन पहले जो है इसमें स्टार्ट के एग्जाम में और बहुत से एग्जाम में उनमें आ चुका है। और शुद्ध अशुद्ध में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी देख सकते हैं सर जितने वो हैं सारे छोटे हैं, हर सब वो। उसके बाद आ जाता है जो एक स्थान पर न रहकर सदा घूमता फिरता हो। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है यायावर। रात में दिखाई न देने वाला रोग, इसे कहा जाता है रतौंधी, जिसे रात को न दिखता हो। उसके बाद है साहित्य कला सौंदर्य आदि का प्रेमी, उसे कहा जाता है रसिक। जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए रोमांचकारी। जो लोक में प्रिय हो लोकप्रिय है। नेक्स्ट है अधिक बोलने वाले को कहा जाता है वाचाल। जो उचित अनुचित का ज्ञान हो, तो उचित अनुचित का ज्ञान को कहा जाएगा विवेक।
वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहा जाएगा विधुर। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे कहा जाएगा विश्वस्त। जो विधि के अनुकूल हो और इसे कहा जाएगा वैध। नेक्स्ट है विपत्ति में फंसा व्यक्ति और इसे कहा जाता है विपन्न। जिसका कोई अंग दोषपूर्ण या फिर टूटा फूटा हो उसे कहा जाता है विकलांग। यौवन व शैशव की संधि, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यौवन व शैशव की संधि से कहा जाता है वह संधि। शिव का उपासक शैव, शक्ति का उपासक शाक्त। नेक्स्ट है शरण पाने का इच्छुक, उसे कहा जाता है शरणार्थी। शरण में आए हुआ इसे कहा जाता है शरण आगत। उसके बाद है यहाँ पर शत्रुओं को मारने वाला शत्रुघ्न। जिसका संबंध सारी जनता से हो उसे कहा जाता है सार्वजनिक, मतलब सभी के यूज की। जिसे अक्षर ज्ञान हो साक्षर। एक ही माँ के पुत्र उसे कहा जाता है सह उदर। एक ही पेट से जिनका जन्म होता है, उदर होता है पेट, सह सात, मतलब जिसने सात पेट से जन्म लिया हो। सब कुछ जानने वाला उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। जिसका काल समान हो समकालीन। समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। नेक्स्ट है यहाँ पर जिसका आचरण उत्तम हो सदाचारी। अपने स्वार्थ से मतलब रखने वाला स्वार्थी। जो संविधान के अनुरूप हो उसे कहा जाता है संवैधानिक। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। हवन के लिए प्रयुक्त सामग्री हवन सामग्री। जो हंसने योग्य हो हास्यपद। जो हाथ में आ गया हो हस्तगत। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे कहा जाता है क्षणभंगुर, और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Now we come to English language. Which of the following is the past form of the verb dwell? Dwell means चित स्थिर करना। ऑप्शंस हैं dwells, dwelling, dwelt या dwell। verb it is a simple question. Dwell, dwelt, dwelt होता है। So here C option is right. Next है spot the correct spelling. Correct spelling है pusillanimous, 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 pusillanimous. इसमें there is a little bit difference of these options. इनमें देख लेते हैं। इसमें आएगा PUSS, double S नहीं आएगा, इसमें सिंगल S आएगा। दिस ऑप्शन इज कट। देन सेकेंड वन PUSI, सिंगल L है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कट। डी ऑप्शन में भी सिंगल L है, ये इसमें डबल L आएगा। सो हेयर शी ऑप्शन इज राइट। पुसिलैमिनस का मीन्स होता है जो कायर क्वाड पर्सन होता है। नेक्स्ट है द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ शी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। जब भी हम नरेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें हर एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना होता है। सबसे पहले हमें गिवन है यू शी सेड। हमें यहाँ पर मार्क देख लेना है, क्वेश्चन मार्क है या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। शी सेड यानी सेड किस में चेंज होता है, वो टोल्ड में चेंज होता है। सो हेयर फर्स्ट ऑप्शन इज कट। Then we move to second one. She told. यहाँ पे सी ऑप्शन में भी ये ओमिशन है इसका, टोल्ड का। डी में भी ओमिशन है। सो ऑल ऑप्शंस आर सॉरी बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर कट। सो आवर राइट आंसर इज हेयर बी। फिर भी हम कंप्लीट देख लेते हैं। शी टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे शी में, आई मस्ट नॉट ब्रेक, और योर को फिर हम शी में चेंज करेंगे तो माई बन जाएगा, माई प्रॉमिस। नेक्स्ट है
द सिनोनिम फॉर बोनाफाइड इज, कई बार ये वर्ड जॉइंट भी होता है और सेपरेट भी होता है. फर्स्ट वन इज ऑनरेबल, जेन्युइन, वेल मेड या रिम्यूनरेटिव. इस तरह के सिनोनिम के जब हम या एंटोनिम के क्वेश्चंस करते हैं तो जो मीनिंग दिए हुए होते हैं ऑप्शंस में, इनका हमें मीन्स पता होना चाहिए. जैसे ऑनरेबल होता है सम्मानीय, जेन्युइन होता है जो फैक्चुअल जो असली होता है, वेल मेड अच्छा, रिम्यूनरेटिव यानी जो लाभप्रद या गेन से संबंधित होता है. तो यहाँ पर जो बोनाफाइड का मीन्स है वो है जेन्युइन, बी, क्योंकि बोनाफाइड का मीन्स होता है असली, फैक्चुअल या डिफेक्टो. इसको डिफेक्टो भी कहते हैं, एज यू नो दिस वर्ड. सो हेयर बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अमंग द वर्ड अंडरलाइंड. एक्सट्रीम पॉवर्टी, यहाँ पर टी मिश है, sorry, this is poverty, had reduced them to a state of apathy. apathy क्या होती है? apathy होती है उदासीनता या जिसको हम कहते हैं कि सैडनेस, जो न्यूट्रल पोजीशंस होती है. ऑप्शन देख लेते हैं. कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, इंस्पिरेशन, एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म होता है अति अनुराग, उत्साह. सो हेयर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन. एक पर्सन जिसने अपना रिलीजन, अपना धर्म डेजर्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है. डेजर्टर, फनेटिक, एपोस्टेट या टर्नकोट. यहाँ पर डेजर्टर और टर्नकोट हैव द सेम मीनिंग, जो अपनी सिचुएशंस बदल लेते हैं. फनेटिक इज रिलेटेड टू मैडनेस, पागल वगैरह कुछ इस तरह इसका मीनिंग है. एंड सी का है एपोस्टेट. एपोस्टेट मीन्स सर्वधर्म त्यागी. सो हियर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है what does the idiom smell a rat? This is a very simple and light question. Smell a rat means शक होना, to have a reason to suspect, to talk boastfully, to talk unfairly, to discourage. So A option is right. To have a reason to suspect यानी शक होना. नेक्स्ट है what is the meaning of the phrase to count upon? To count upon means भरोसा करना. ऑप्शंस हैं to be grateful, to relax, to clean earthing या to depend upon. क्योंकि जब हम फ्रेजेस का एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं हम, एज वी नो, सो डी ऑप्शन उससे मैच करता है, तो डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज. यहाँ पर क्लॉज आइडेंटिफाई करना है. डू दे नो वेयर द रोड लीड्स मीन्स क्या आप जानते हैं कि ये रोड कहाँ तक जाती है. हेयर ऑप्शंस हैं एडवर्ब्स बॉर्डिनेट, एडजेक्टिव्स बॉर्डिनेट, नाउन्स बॉर्डिनेट. यहाँ पर आप वर्ड नो को देखिए, विच वर्ड इज रिलेटेड टू. डू दे नो, क्या वे जानते हैं कि ये रोड कहाँ तक लीड करती है. सो जो रोड है यहाँ पर एक नाउन है, एक संज्ञा है. सो ये बनेगा नाउन, एडवर्ब, नाउन सबॉर्डिनेट क्लॉज. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस. ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड. ये पास्ट में हो गया, दिस इज कट. He said that earth is round.
ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, ये राइट है। ही सेड दैट अर्थ हैज़ बीन राउंड, ये कंटिन्यूस में हो गया क्योंकि पृथ्वी कोई शुरू से ही गोल हो रही है, मतलब वो तो गोल है। अर्थ इज राउंड, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑल्सो, सो बी ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव वॉइस हमें यहाँ पर पॉइंट आउट करना है, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको अपने इसे सेंटेंस से ही, स्टेटमेंट से ही देख सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ से उठाइए क्योंकि जब इसका एक्टिव फॉर्म बनेगा तो ये दे में चेंज होगा, दे। सो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। दे जो 4 ऑप्शंस में गिवन है, दे। फिर उसके बाद आते हैं हम वर्ब पे, बीइंग, वॉज, बीइंग, लॉफ्ड एट। तो जिसमें लाफिंग बना होगा तो वो देख लेते हैं। दे हैड बीन, क्योंकि हैड तो इसमें तो वॉज गिवन है, सो ए ऑप्शन इज कट। दे, फिर दे प्लूरल फॉर्म में है तो दे के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि दे सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर इसमें देख लेते हैं दे लॉफ्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन है, दिस ऑप्शन इज कट। दे वर लाफिंग, यहाँ तक ये सेम मैच कर रहा है। आगे देख लेते हैं दे वर, वी हैव 2 ऑप्शंस। दे वर लाफिंग, क्योंकि ये बीइंग है, ये आईएनजी में चेंज हो जाएगा ना, लाफिंग एट। तो इसमें देख लेते हैं लाफिंग ओन, यहाँ पे ओन गिवन है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कट हेयर at the clone, so B option is right. Next है fill in the blank with an appropriate preposition. She appeared innocent dash the crime. यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ऑफ, विद, इन या एट। कई बार प्रपोजिशन के जो क्वेश्चन है में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि जो ये जैसे शी, इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है शी अपीयर्ड इनोसेंट, कि वो बड़ा ही इनोसेंट दिख रही है, मासूम दिख रही है कि इसने ये क्राइम किया होगा। तो मीन्स ये जो क्राइम का जो संबंध है यानी रिलेशन उससे दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इससे मैच करता है ऑफ, क्योंकि इसका मीन्स को भी होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। Fill in the blank with appropriate preposition if you are averse. Averse होता है जो रिवर्स फॉर्म, यानी जो उल्टा होता है। recommending my name, कि क्या तुम मेरा नाम उल्टा गिन सकते हो, जैसे कहते हैं कि उल्टी गिनती करना या ऐसे रिवर्स ऑर्डर में मेरा नेम लेना। You should not hesitate to admit it. और तुम्हें ये बात अच्छे से स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। फॉर, टू, विद या अबाउट, तो इसमें आएगा टू। नेक्स्ट है 10 pounds dash money. Fill in the blank space by choosing the right answer. 10 pounds are a lot of money. Is the lot of money is a lot of या none of these. जैसे हम सिंपल फॉर्म में भी कह सकते हैं कि 10 pounds is a lot of, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है ये 10 pounds ये प्लूरल में है, तो जब ये प्लूरल में है तो इसके साथ सिंगुलर का यूज होगा। सो इन 2 ऑप्शंस में गिवन है। इज द नहीं आएगा, द उसके साथ आता है जो स्पेशल पर्सन या थिंग होती है। तो 10,000 इज अ लॉट ऑफ, क्योंकि अ लॉट ऑफ इज ऑल्सो ए फ्रेज। सो यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ये बिल्कुल सिंपल एक वर्ब का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अगेन
द सेम क्वेश्चन वी हैव, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल है तो ऑब्वियसली है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, हैज, हैव, डू हैव, हैज का यूज हुआ है, सो ए ऑप्शन इज राइट। नाउ वी कम टू मैथ एंड रीजनिंग पोर्शन। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, उसने 40% सेब बेच दिए, उसके पास 420 सेब बचे हैं, प्रारंभ में उसके पास थे। अब स्टेटमेंट को आप ध्यान से देख लीजिए कि एक जो टोटल उसके पास बचे हैं 420 सेब और कुछ सेब थे, तो उसने क्या किया और 40% बेच दिए, तो यानी कि उसके पास 60 रह गए। तो हमने क्या करना है, 420 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय में 60 ये कर देना है और टोटल आ जाएगा 700, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्रिकेट के खेल में प्रथम 10 ओवर में रनों की दर केवल 3.2 थी। यानी इसने कहा है कि क्रिकेट के खेल में पहले जो 10 ओवर थे उसमें जो रनों की दर थी वो 3.2 थी। तो यानी इसने इसका टोटल बता रहा है, ये इसका औसत बता रहा है, यानी 10 गुना 3.2 यानी ये 32 हो गई, सीधा सा बात है। बाकी 40 ओवरों में 282 रन का लक्ष्य पाने के लिए रनों की दर क्या होनी चाहिए। अब इसने ये कहा है कि बाकी के जो 40 ओवर हैं यानी टोटल 50 ओवर हो गए हैं, ठीक है। 282 रन का लक्ष्य पाने के लिए कितनी रेट होनी चाहिए कि किस रफ्तार से खेलना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे पास 282 हैं, तो 282 में से टोटल जैसे ये हमने निकाल लिया सीधा पहले 10 ओवर, तो इसमें से हमने क्या करना है 32 माइनस कर देना है और 250 और 250 बटे 40 सीधी इसकी रेट आ जाएगी, यानी 6.25, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, 450 रुपये की एक रकम पर 4.5% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये अर्जित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ समय का फॉर्मूला लगेगा, यानी ब्याज गुणा 100। अब आपके पास ब्याज क्या है, 81 गुना 100 बटे 450 गुना 4.5 और ये आ जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 10 व्यक्ति भोजन के लिए होटल में गए। 10 व्यक्ति भोजन के लिए होटल में गए, उनमें से 9 व्यक्तियों ने 15-15 रुपये खर्च किए, यानी टोटल गए थे 10 व्यक्ति और उनमें से 9 ने 15-15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किया। अब जो 10वां व्यक्ति था उसने बाकियों के जो औसत व्यय था, सीधी सी बात, इसने औसत एवरेज दिया हुआ है सबका, तो 9 रुपये अधिक खर्च किया, तो उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि क्या थी, 150, 135, 175 या 160। अब उसने क्या किया कि हम इसको x मान लेते हैं, यानी 135, यही बोला ना उसने, क्योंकि 10 व्यक्तियों का अगर हम 9 व्यक्तियों ने 15-15 खर्च किया, ठीक है, और उसने औसत व्यय से 9 अधिक खर्च किया, तो ये हमारे पास 135 आ गया। तो 135 प्लस x बटे 10 प्लस 9, तो आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लें, तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा 25। और अब जो हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट, क्योंकि इसमें से ये 15-15 खर्च हुए ना, तो 15 गुना 9 और इसमें 25 ऐड कर दीजिए, हमारी अमाउंट आ जाएगी 160। नेक्स्ट है, एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। इसमें रेशियो दिया हुआ है। यदि साइकिल चला रहे एक व्यक्ति जिसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, उद्यान की सीमा का चक्कर
8 मिनट में लगा लेता है, यानी 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो उद्यान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है। तो और ये हमारे पास दिया हुआ है किलोमीटर में। तो हमें क्या करना है, इसका जो उद्यान है वो इस तरह का है, तो इसका यानी आयत का परिमाप क्या है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि 12 किलोमीटर यानी मीटर 1000 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। और गुना, और कितने चक्कर लगाता है एक बार में, 8/60, तो ये 1600 मीटर हो गया सीधा सा। और उद्यान की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 3:2, यानी 1/2 गुना 1600 गुना 3/5, ये आ जाएगी 480 मीटर। और इसी तरह आप चौड़ाई निकाल लीजिए, इसकी चौड़ाई आ जाएगी 1/2 गुना 1600, क्योंकि आपको ये जो 3:2 है ये एक लंबाई है, चौड़ाई है, इनको ऐड करके ही करना पड़ेगा हमें, गुना 2/5, ये 320 मीटर आ जाएगी। और आप उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी 480 गुना 320, ये आ जाएगा 1536, यानी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1056 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। अब इसने पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे इसका योग 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना इसको भाग करना होता है। तो अब क्या करना है, हमें इसको ऐसे इससे भाग करते हैं, तो ये आ जाएगा इसका जो इसको सॉल्व करके इसका जो शेष है वो 21 आ जाएगा। और अब इसकी जो सबसे छोटे वाली संख्या है, क्योंकि 21 आ गया, तो अब इस 23 में से इसको माइनस कर ले, तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि उसने सबसे छोटी संख्या पूछी है ना। तो इसको स्टेटमेंट को भी आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन सी हेयर इज राइट। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल, सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगना है πr², क्योंकि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। और हमें जो त्रिज्या है वो गिवन है, यानी पाई 22/7, और त्रिज्या क्या होगी यहाँ पर 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राम ने एक बैंक से 600 रुपये का चेक भुनाया। बैंक ने उसे 10 रुपये और 5 रुपये के कुल 72 नोट दिए। बैंक द्वारा उसे 10 रुपये के कुल कितने नोट दिए गए। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक एक लाइन ध्यान से देखिए। राम ने एक बैंक से 600 रुपये का एक चेक भुनाया, यानी और उस बैंक ने उसे 10 रुपये और 5 रुपये के कुल 72 नोट दिए, यानी उसको जो 10 रुपये के नोट है वो पता नहीं है, तो उसको आप x मान लो, और जो 5 रुपये के नोट हैं वो 72 - x हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 10 रुपये और 5 कुल 72 नोट दिए, और बैंक द्वारा 10 रुपये के कुल कितने नोट दिए। अब उसने 10 रुपये के पूछे हैं, तो आपको क्या करना है, 10 से इसको गुना कर दो, और ये जो 72 - 5 72 - x गुना 5 = 600। इस स्टेटमेंट को आप सॉल्व कर ले और हमारे पास 48 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया और सही उत्तर में उसका 49 अधिक आया। तो इसमें क्या करना है, जो ये 4/3 है, इसमें से हमें 3/4 को माइनस करना है, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो सही आंसर आएगा वो 63 आएगा।
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न जो है वो ऑप्शन सी में है, 4/17। अब रीजनिंग पे आ जाते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वेस्ट को S2R52TU के रूप में लिखा जाता है। तो बताए उसी कूट भाषा में एसिड को किस रूप में लिखा जाएगा? अब रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे RE, एक R, आप ये देखिए कि जैसे फर्स्ट वर्ड है, इसके बाद तो इसका बाद वाला वर्ड आया RS, और E के प्लेस पे 2 आया है। फिर QR, आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट वर्ड है, फिर ये थर्ड के बाद QR, U, और फिर U के बाद ST, ये देखिए 5 के बाद 2 हैं, फिर ST, S के बाद T और T के बाद U। तो इसी तरह आपको फॉलो करना है। ऐसे ही जैसे ये देख लेते हैं हम यहाँ पर एसिड को ऐसे, तो एसिड में हमें A का B हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड ऐसे ही है, तो फिर इसमें एक ऐड हो जाएगा। फिर B के बाद ये 3 बन जाएगा C का, और I के बाद I के बाद J आता है, और D के बाद 4, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है ना, 2, 3, 4, 5 इसी तरह। तो ये आप देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में ये मैच करता है, B3J4 यानी ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, नीचे दिए गए विकल्पों से गलत संख्या का पता लगाएं। तो इसमें गिवन है 10, 14, 28, 32, 64, 68 या फिर 132। तो आप पहले तो ऑप्शंस में ये देख लें कि हमारे पास कौन कौन सी संख्या गिवन है। 28 है, 64 है, 32 और 132। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या चलता है, या तो प्लस या माइनस। तो इसमें देख लें आप, इसमें क्या 10 और ये 10 और 4 14, फिर 14 या फिर 10 और 4, इसमें 4 ऐड हो रहा है, 14 दूनी 28। फिर आप फिर देख लीजिए 28, 8 और 4 12, यहाँ तक सेम चल रही है ये सीरीज। फिर 32 दूना 64, फिर उसके बाद यहाँ 64 तक करेक्ट है, फिर 64 और 4 68, और 68 दूनी यहाँ पर आना था 136, यानी आवर आंसर इज डी। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के क्रम या पैटर्न को जारी रखेगा और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हम लोग करते हैं तो ये हमें इस तरह लिखने चाहिए, जैसे GH, JL, ऐसे ही आप इसको सीरीज में लिखते जाइए, इससे आपको डिफरेंस बहुत जल्दी पता चलेगा। तो हम देख लेते हैं GABCDEFGH JKLMNO। तो इस तरह से आप देखिए, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। इसमें GJKLMNO, तो इसमें देख लें आप, फिर N और Q, G का J से GHI J, यानी इसमें 5 और 4 का पैटर्न है। इसमें इसमें आपका पैटर्न चलेगा यहाँ पर 5 और ये 4 का, फिर 4 का और 5 का, जैसे G और H है, GHIJKLM, और तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन बन जाएगा C। नेक्स्ट है, यदि गुणा से अभिप्राय प्लस, तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में आपको सबसे पहले
ये इस तरह लिख लीजिए और फिर इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, जैसे 8 + 7 ये वाला, क्योंकि इससे हमें ऑप्शन में बार बार नहीं देखना पड़ेगा। और फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। सो इसका आंसर आ जाएगा 7 सही 2/5। नेक्स्ट है आनंद शशांक से बड़ा है, तो हम इसको ए से डिनोट कर लेते हैं। आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। लेकिन यहाँ पर जो रोहन है ये एक स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है। धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। अब जो ये धनश्री है ये सीमा से तो बड़ी है लेकिन राजश्री से छोटी है, यानी 2 स्टेटमेंट हो गई हैं। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, ये राजश्री शशांक से बड़ी है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो आपने इस तरह की स्टेटमेंट बना लेनी है। फिर उसके बाद अब आपको इनका रिलेशन देख लेना है। तो इन्होंने रिलेशन क्या पूछा है? यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, राजश्री केवल धनश्री और सीमा से बड़ी है, शशांक से बड़े ये दोनों पर्सन हैं, राज और आनंद, तो इनका कोई रिलेशन ही नहीं बनता, तो इसमें कुछ हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी हेयर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला। महेश 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो आपको सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेनी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो फिर आप उसके हिसाब से निर्धारित कर ले कि 30 मीटर इधर पूर्व की ओर चलता है और फिर वह मुड़कर अपने दाहिनी तरफ, क्योंकि दाहिना उसका इधर आ जाएगा क्योंकि पूर्व की तरफ उसका फेस है, यहाँ पर 20 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर इधर दाईं ओर आ जाता है, फिर 30 मीटर चलता है। और अब वह अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूर है? अब अपने वो गंतव्य स्थान से सीधी सी बात है 20 मीटर दूर है, क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर दक्षिण। नेक्स्ट है मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। आर के बाईं ओर क्यू खड़ा है। अब मान लीजिए आर यहाँ पर खड़ा है, तो इसके बायां कौन बनेगा? आर के बाईं ओर क्यू खड़ा है, और जो पी के दाईं ओर है जो कौन, यानी इसके इधर पी खड़ा है ऐसे। एन के दाईं ओर ओ, और वह पी के बाईं ओर है, यानी पी के बाईं ओर कौन है? पी के जो बाईं ओर है वो एन है। तो इस तरह आप रफली सी एक स्टेटमेंट बना ले अलग अलग, और वह पी के बाईं ओर है, यानी इसमें एक वर्ड ऐसा दिया होता है जो जिसकी पोजीशन फिक्स होती है, जो पी के बाईं ओर है यानी ओ। तो हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाएगी ये एन ओ पी क्यू आर एस और टी। इसी प्रकार आर के दाईं ओर एस खड़ा है और टी के बाईं ओर, ठीक है। इसी से भी ये इस तरह के आप रफली स्टेटमेंट बना लें। तो ज्ञात कीजिए कि मध्य में कौन खड़ा है, तो इनको टोटल गिन लीजिए कि कितने ये हैं, तो उसका मध्य आ जाएगा सी, ऑप्शन सी में क्यों। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से ऐसा विकल्प चुनिए जो श्रेणी के रिक्त स्थान पर क्रम अनुसार ठीक बैठता है। अब इनको आपने क्या करना है, इनको ध्यान से देख लीजिए, ए सी डैश बी बी ए, क्योंकि ए पहले तो ए डबल, फिर बी डबल, फिर सी डबल, फिर बी सिंगल, फिर ए डबल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ए सी और यहाँ पर इसको डबल कर दीजिए, सी यहाँ पर सी लिख लीजिए, ठीक है। तो सी किस ऑप्शन में गिवन है, ए में गिवन है, तो ये मैच करके देख लेते हैं। ए सी, फिर बी ए, यहाँ पर बी, फिर सी सॉरी यहाँ पर ये ए है, फिर बी यहाँ पर है, फिर सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। इस तरह से आप इसको मैच कर ले तो ए आंसर इज राइट।
निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। एक्वास्टिक 91 और रिनाउंस, ये जो वर्ड की जो कैलकुलेशन दी हुई है यहाँ पर, जैसे प्लेस होता है, जैसे ए का प्लेस 1 है और सी का 3 है, तो उनका ये जो एडिशन किया हुआ है ओ का आप अपने फिंगर पे गिन लीजिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं है, आप इसको ईजोटाई के फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। ईजोटाई जो ट्रिक होती है 5, 10, 15, 20, इससे हम जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्विजिट का जो फॉर्मूला, रिनाउंस का को भी आपने ऐसे ही गिन के करना है ईजोटाई के फॉर्मूले से। तो इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो ए होगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या हॉकी। अगर आपको जो ये गेम्स हैं इनकी एक जो विशेषता है कि ये कहाँ कहाँ पर खेले जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? बैडमिंटन में रैकेट का इस्तेमाल होता है, टेबल टेनिस में और क्रिकेट में जैसे बल्ला, हॉकी में जैसे हॉकी, और टेबल टेनिस में भी जो स्मॉल जो बॉल वगैरह रॉकेट यूज़ होते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए। और बैडमिंटन जो है उसमें शटल होता है। तो आप का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो ए। तो दोस्तों अब जो हम यहाँ पर करने वाले हैं हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, तो जिसमें हम हरियाणा सामान्य ज्ञान और साचेतसा और इससे संबंधित जो भी हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं करंट वाले भी, तो उनको अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है यह है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान से। तो ये कहाँ पर है? हिसार, करनाल, मानेसर या फिर पीपली में। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान, और भैंस अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। और भेड़ जो प्रजनन केंद्र है ये भी हिसार में है, घोड़वाला भी हिसार में है, और गुजरी महल ये भी आपके हिसार में है। स्टील सिटी ये भी हिसार को कहा जाता है। और कृषि यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी है ये भी आपके हिसार में है। तो ये सभी आपके हिसार में है और यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। तो ये किन के द्वारा कहा गया था? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहा था और ये कहा गया था ऑप्शन सी डी में, ये जो सुभाष चंद्र बोस जो है इनके द्वारा। और ये जो सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। और भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। तो कब कहा था? और ये कहा गया था 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा नवमी से। ये जो गोगा नवमी जो त्यौहार है, उत्सव, ये आपने बताना है किस जिले में मनाया जाता है? महेंद्रगढ़, सोनीपत, अंबाला या फिर फरीदाबाद में। तो गोगा नवमी और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन में रहेगा। तो महेंद्रगढ़ जो है वहाँ पर होता है, और सरसों के उत्पादन में भी महेंद्रगढ़ का प्रथम स्थान है। और इसके अलावा जो आपके खनिज पदार्थ हैं इनके लिए भी महेंद्रगढ़ का प्रथम स्थान है। तो ये गोगा नवमी इसके लिए भी महेंद्रगढ़ को जाना जाता है। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर मेवात में। और इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला, तो मेवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से कहाँ पर फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है? नरवाना, राय, डबवाली या हसनपुरा में। तो फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है और ये है ऑप्शन डी वाला, हसनपुरा में।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा राज्य के किस जिले में मध्यम श्रेणी का मैग्नाइट लोहा स्लैग प्राप्त होता है? भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़ या फिर फतेहाबाद से। तो यहाँ पर ये मध्यम श्रेणी का मैग्नासाइट लोहा स्लैग, और ये जो प्राप्त होता है ये ऑप्शन सी में रहेगा, महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर जयपुर में। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। और यह राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को 12 जुलाई और 1982 को कृषि और ग्रामीण विकास सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि विभाग, ग्रामीण आयोजना और शाख कक्ष एवं कृषि पुनःनिर्मित और विकास निगम के संपूर्ण उद्यम को मिलाकर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। ये कृषि से संबंधित बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरेरा प्लेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन इनमें से कौन है? जस्टिस राहुल रॉय, नवल किशोर अग्रवाल, दर्शन सिंह या जस्टिस कुमार स्वामी। और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन सी हमारा रहेगा, जस्टिस दर्शन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? जींद, फतेहाबाद, गुरुग्राम या पलवल में। तो आईओटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो गुरुग्राम में। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा में पड़ने वाले तीर्थस्थलों के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने कितने करोड़ रुपए प्रदान किए थे? तो ये कितने थे? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी है, तो 18.39 करोड़ रुपए। और अब जब हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो अवार्ड हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अब हम उन्हें करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से है। 2020 का ये किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर रश्मि त्यागी और डॉक्टर जितेश काठपालिया को। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण अवार्ड, और ये जब एक कुरुक्षेत्र को, 2 यमुनानगर जिले को दिए गए थे। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी अवार्ड 2016-17 का, तो ये मिला था हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन जो करनाल में है इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर बेस्ट विलेज अवार्ड का जो सम्मान इनमें से किन्हें दिया गया है? तो ये कापड़ो हिसार में है, डींग इसरा फतेहाबाद में, फग्गू सिरसा। नेक्स्ट है मिसेज इंडिया 2020 का खिताब, ये प्रियंका जुनेजा इन्हें मिला था और ये पानीपत से है। उसके बाद मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब ये मनिका शिवकंद को मिला था, जिनका संबंध जींद से है। उसके बाद मिस टीन आइकॉन इंडिया 2020 का टाइटल ये मिला था नीरज यादव रेवाड़ी से। और उसके बाद डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड, तो ये मिला था डॉक्टर पीके खोसला को। और उसके बाद बिजली आपूर्ति मामले में A+ रेटिंग 2018-19 के लिए मिला था, तो ये मिला था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत जिला, तो ये कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट इन हेल्थ स्कॉच अवार्ड, और ये मिला था हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौर्य क्षेत्र में प्राणी मित्र पुरस्कार, और ये दिया गया था अनिल गणदास को, संबंध है कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर हरियाणा शुगर मिल राष्ट्रीय स्तर का जो द्वितीय सम्मान, तो ये कैथल की जो सहकारी चीनी मिल है इसे मिला था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2021 का, तो ये मिला था डॉक्टर प्रियंका सोनी हिसार से। और डॉक्टर सुमेधा धानी MD रोहतक में जो प्रोफेसर है
और राशि थी इसमें रुपये 1.5 लाख, दोनों को जब 75,000 रुपये। और उसके बाद है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, तो इसमें जो पुरस्कार राशि है 50,000 रुपये है। और ये आशा जो है नहीं मिला था, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। उसके बाद आ जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का किन्हें मिला था, और ये मिला था भागवती देवी को, संबंध इनका रेवाड़ी से है। और ये पुरस्कार की जो राशि है यहाँ पर 51,000 रुपये है। उसके बाद आ जाता है लिंग अनुपात में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला था, तो प्रथम स्थान ये शीशा जो जिला है इसे मिला था 5 लाख रुपये। दूसरे नंबर पे था भिवानी जिसे 3 लाख रुपये मिला था। और उसके बाद जो है ये तीसरे नंबर पे सोनीपत था जिसे 2 लाख रुपये पुरस्कार मिला था। उसके बाद यहाँ पर राज्य स्तरीय पोषण के लिए जो यहाँ पर पुरस्कार मिले हैं, प्रथम नूह को मिला जिसमें 2 लाख रुपये, और द्वितीय महेंद्रगढ़ को 1 लाख रुपये, और तीसरा पंचकुला जिसे 50,000 रुपये की राशि मिली थी। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग में हरियाणा का टॉप 10 में जो शहर है ये गुरुग्राम है, 8वें स्थान पर है ईज ऑफ लिविंग में रहने वालों में। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वर्ष 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ विधायक भाजपा विधायक थे डॉक्टर अभय यादव, संबंध है नाकल चौधरी, कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी बुलाना से। उसके बाद इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का ये मिला था बेगराज कलावांचे को, शिक्षक, कवि, लेखक और गीतकार के रूप में। उसके बाद बेस्ट बॉक्सर का खिताब ये वनी का जो है इनको मिला था, मौलाना पानीपत से है। उसके बाद रहेगा यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद, सांग परंपरा के लिए जिन्हें जाना जाता था, सूर्य कवि के रूप में भी जाना जाता था। तो ये पुरस्कार ये मिला था गजेंद्र फोगाट को। उसके बाद मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 इसका खिताब मिला था प्रतिभा शर्मा को हिसार से। कृषि रत्न अवार्ड ये मिला था महेंद्र सिंह कैथल को। गन्ना विकास में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार और ये मिलता करनाल सहकारी चीनी मिल को। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तकनीकी दक्षता में जो राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला था, तो ये कैथल सहकारी चीनी मिल को मिला था। और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो ये तीसरा है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 2020 प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे माना गया है, ये तरोड़ी जो है इसे माना गया जो करनाल में है। तराइन का युद्ध आपने पढ़ा होगा तो वही है ये। उसके बाद है मिस्टर हरियाणा का खिताब सुनील जून जो है इसे मिला था झज्जर से। और ई ऑफिस प्रणाली में प्रथम स्थान ये मिला है झज्जर को। उसके बाद रहेगा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और ये मिला था जींद जिले के बधाना गांव की पंचायत को। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, तो अम्बाला जिले को, गुरुग्राम के पटौदी खंड को, कैथल के सीवन खंड को, रोहतक जिले के काहनौर को, सोनीपत के सावड़ी लोहचम को और फरीदाबाद के नरियाड़ा को। उसके बाद आ जाते हैं पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, तो ये मिला था मिर्जापुर पंचायत को। और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 का, तो ये रोहतक जिले के काहनौर पंचायत को मिला था। और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए चैंपियन ऑफ द वीक का अवार्ड ये मिला था कुरुक्षेत्र को, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राजवीर सिंह को। नेक्स्ट है योग वर्ल्ड बुक ऑफ योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, तो ये शीतल जो है इन्हें मिला था जसवरखेड़ी से है, झज्जर से। उसके बाद एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड ये मिला था गुरु जम्पेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार को। उसके बाद आ जाता है हरियाणा शिक्षा गौरव सम्मान किन्हें मिला था, तो अनिल कुमार भारती और कानक से जिसका संबंध है इनको जो मिला था हरियाणा शिक्षा गौरव सम्मान। उसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय यंग एक्सपीरियंट अवार्ड और ये मिला था पूनम सिंगला को, प्राध्यापिका कंप्यूटर विभाग करनाल से। उसके बाद है स्पोर्ट सिटी रैंकिंग में फरीदाबाद का स्थान कौन सा था, तो ये 46वें नंबर का था और करनाल का था 56वां। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो ये 14वें नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो ये चौथा है। और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं, तो ये संजोली बनर्जी करनाल से।
नेक्स्ट यहाँ पर महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का अवार्ड ये शेफाली वर्मा जो है रोहतक से इन्हें मिला था। और महिला IPS स्वार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड तो ये मिला था रंजीता शर्मा डीहना रेवाड़ी से। और डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड तो ये मिला था GDS मेमोरियल कॉलेज बहल इनको जो भिवानी में है। उसके बाद बुजुर्ग सूचकांक 2021 के रिलेटिवली एज स्टेटस में हरियाणा का स्थान तो ये जो है तीसरा था। उसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड तो ये मिला हरियाणा को। महिला उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड सावित्री जिंदल इनको मिला है। और खेलो हरियाणा प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर खिताब तो ये तन्नू जैन को मिला है, महिला वर्ग, फतेहाबाद से है। राशि थी इनकी 75,000 रुपये। नेक्स्ट है यहाँ पर खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का खिताब किन्हें मिला था तो ये मोनू को मिला था जो पानीपत से है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तो ये मिला था प्रोफेसर ममता पालीवाल को गणित विषय में। उसके बाद है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रणाली में जो हरियाणा का स्थान ये प्रथम स्थान है 100 में। उसके बाद AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार तो ये मिला था डॉक्टर नीलम दुहन को। उसके बाद है PM किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में हरियाणा का स्थान तो ये पहला स्थान है सौर ऊर्जा में। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा समिति के द्वारा हरियाणा गौरव पुरस्कार ये मिला था साहिल जांगड़ा को। नेक्स्ट है चार्जशीट दाखिल करने के मामले में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा का स्थान तो ये 33वां है। उसके बाद प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन में हरियाणा का स्थान तो ये प्रथम स्थान है। और भारत श्री अवार्ड 2021 का किन्हें मिला था तो ये मिला था प्रोफेसर संजय भसीन को। उसके बाद है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 तो ये मिला था लोकनाथ पांडे को। पुरस्कार राशि थी इसमें 1 लाख रुपए। उसके बाद है हरियाणा प्रदेश को 3 उत्कृष्टता पुरस्कार मिले थे तो ये मिले थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा का कौन सा स्थान है तो ये 12वें नंबर का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार और ये मिला था श्रीमती इंदिरा जाधव डेनियल को। नेक्स्ट है मिस हरियाणा का खिताब किन्हें मिला है तो सुगंधा राव जगाधरी जो यमुनानगर से है। नेक्स्ट है मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 ये मिला था हरनाथ संधू को चंडीगढ़ से है जो मिस डीवा या मिस यूनिवर्स। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला अवार्ड ये मिला था श्वेता पुनिया को जोध का सिरसा से है। और इन्हें हॉकी में भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार महिला अवार्ड तो ये मिला था शर्मिला देवी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार। नेक्स्ट है यहाँ पर बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड तथा डाक सेवा अवार्ड ये मिला था ज्योति पसरीजा को हांसी शहर की ये उप डाकपाल है। उसके बाद आ जाता है मिस हरियाणा का खिताब ये मिला था यशोदा चौहान को आयोजन था लखनऊ में। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा सांची पुरस्कार 2021 प्रथम स्थान पर थी निर्मला देवी कुरुक्षेत्र से है। दूसरे स्थान पर थी चंदो देवी कैथल से और तीसरे पे सिमन ये थी करनाल से। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य स्तरीय शिक्षक रत्न सम्मान ये मिला था बोधराज को शिक्षक के रूप में। उसके बाद है रेड क्रॉस अवार्ड वर्ष ये मिला था 2019-20 में आचार्य डॉक्टर दिनेश चहल को जो ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य हैं। उसके बाद श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 ये मिला था हरियाणा को। और एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2021 तो ये भी मिला है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 तो ये मिला हरियाणा वाणिज्य श्रवण निषक्त को। और जल कल्याण सोसाइटी ये मिला पंचकुला को। विकलांग युक्तों की सशक्तिकरण के लिए सोसाइटी के इस पुरस्कार का चुनाव किया गया है। उसके बाद यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का अवार्ड तो ये थी छोरिया हमारी छोरिया छोरा से कम नहीं तो ये वाली निर्माता थे इसके सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से।
नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 गन्ना विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो 71 की सहकारी चीनी मिल को। उसके बाद हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो, तो हाल ही में आयोजित भारतीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो निदेशक सम्मेलन में हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो को तीसरा स्थान मिला है। तो कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। उसके बाद NIC, और इसे राष्ट्रीय स्तर की परियोजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए 2 स्वर्ण पदक जा प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन पर एक साथ 2 राष्ट्रीय अवार्ड। तो ये जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार इसे मिले थे समाज सेवा में के लिए। उसके बाद 1001 से 1200 के बीच रैंक हासिल करने वाला हरियाणा का प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, और ये हिसार में है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। उसके बाद NIRF रैंकिंग 2021 में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये 78वां है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। नेक्स्ट है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए हरियाणा से जो सम्मानित खिलाड़ी है वो कौन कौन से हैं? जैसे नीरज चोपड़ा, खंडरा, पानीपत से जैवलिन थ्रो में इन्हें पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नीरज चोपड़ा और आप जानती हैं तो जैवलिन थ्रो के लिए मिला था। उसके बाद रवि दहिया पहलवान हैं, और ये खंडरा से है, ये नाहरी से हैं। उसके बाद सुमित अंतिल ये खेवड़ा से है जैवलिन थ्रो के लिए, और मनीष नरवाल बल्लभगढ़ से है शूटिंग के लिए। तो इन्हें खेल रत्न अवार्ड जाए मिले थे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार। तो प्राध्यापक है प्यारे लाल, और ये वर्तमान समय में हिसार जिले के गंगवा गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राध्यापक हैं। और उसके बाद रहेगा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक 2021, तो हरियाणा का इसमें दूसरा स्थान है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर वर्ष 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों की सूची में हरियाणा का स्थान। तो ये भट्टू कला पुलिस थाना है फतेहाबाद में। उसके बाद है पद्म भूषण पुरस्कार 2021 का, तो ये मिला था त्रिलोचन सिंह को जनसेवा के लिए। पद्मश्री पुरस्कार ये मिला था रानी रामपाल को, और कुरुक्षेत्र से खेल के क्षेत्र में। और पद्मश्री पुरस्कार ये मिला था वीरेंद्र सिंह जज्जर खेल के क्षेत्र में, और डॉक्टर जय भगवान गोयल साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार और मिलता सुषमा स्वराज को मरने के बाद सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। और उसके बाद आ जाता है अर्जुन अवार्ड, तो ये योगेश कथुनिया पैरा आर्चर में जज्जर से है। सुरेंद्र पलड़ हॉकी खेल है कुरुक्षेत्र से। संदीप नरवाल कबड्डी से सोनीपत। मोनिका मलिक हॉकी और सोनीपत। हरविंदर सिंह पैरा आर्चर कैथल से। दीपक पुणे पहलवान है जज्जर से। सिंहराज अधाना शूटर हैं फरीदाबाद से। सुमित कुमार हॉकी सोनीपत से। अभिषेक वर्मा शूटिंग पानीपत से। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये मिला था सज्जन कुमार को, समसपुर चरखी दादरी में है, पहलवान है। और उसके बाद है यहाँ पर ये द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये था प्रीतम शिवाज सोनीपत से। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में तो आसन कुमार सांगवान को, और कबड्डी से इनका संबंध है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सरकार तलवार फरीदाबाद से। मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के स्पोर्ट डायरेक्टर व पूर्व क्रिकेटर है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अवार्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, तो ये भट्टू कला पुलिस थाना को मिला था, फतेहाबाद में है। और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सेंटर पुरस्कार तो ये मिला था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, एग्रो बिजनेस इनोवेशन सेंटर को। उसके बाद है कला रत्न अवार्ड, तो ये मिला था गजेंद्र फोगाट को। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार तो मानव रचना शैक्षिक संस्थान फरीदाबाद को। तो ये कुछ पुरस्कार है यहाँ पर जो सभी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड तो गुरुग्राम को मिला था। आजीवन साहित्य साधना सम्मान ज्ञान प्रकाश विवेक को मिला था। पुरस्कार राशि थी यहाँ पर 7 लाख रुपये। उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा का स्थान 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में, तो ये दूसरे नंबर पर है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित, तो ये शहीद जवान हरि सिंह। और प्रथम ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में हरियाणा का स्थान तो ये पहला स्थान है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का स्थान ये 21वां है। यूएन वॉलंटियर अवार्ड में अवार्ड मिला था ये यूएन वॉलंटियर, ये संजोली बनर्जी को मिला था।
उसके बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल ये मिला था सुरेंद्र घोटिया को घुड़सवाल में। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल साहित्य भारतीय सम्मान 2020 ये मिला था घमंडी लाल अग्रवाल को, गुरुग्राम से संबंधित है। उसके बाद हिंदी विदेश प्रचार सम्मान रेखा राजवंशी रेवाड़ी से। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मान पुरस्कार कमल सिंह यादव रेवाड़ी से। और उसके बाद आ जाता है राजीव गोयल युवा वैज्ञानिक पुरस्कार रजनीश मिश्रा, सुमन चक्रवर्ती, राजीव वर्षिन और के एस सुरेश को, इनको मिला था ये 2018-19 का। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर अवार्ड 2021 ये मिला था तनुज गोयल और टोहाना जो फतेहाबाद से हैं, तनुज गोयल को। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ICAR की ओर से जारी रैंकिंग में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल है, इसका स्थान वर्ष 2020 में तो प्रथम स्थान है। NDRI जो है NDRI ये आपके करनाल में है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और ये मिला था मुकेश यादव को। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडी ग्लोबल इनोवेटिव लीडरशिप अवार्ड और ये मिला था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत को। उसके बाद लीड्स 2021 में हरियाणा का स्थान ये दूसरा है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब ये मिला था हना संधू को। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड बेस्ट एनर्जी क्षेत्र में तो ये शीशपाल राणा जो है इनको मिला था। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में हरियाणा का स्थान तो ये 5वें नंबर पर है। और मिस इंडिया IDO ये मिला था सिद्धि शर्मा को। नेक्स्ट है यहाँ पर कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 तो ये मिला था हरियाणा प्रदेश को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास में। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर बेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में नेशनल अवार्ड ये मिला था हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्प्रूवमेंट पंचकुला को। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से मिला था सुरेंद्र कुमार सेलवाल हिसार से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड तो ये मिला था डॉक्टर नवीन अग्रवाल हिसार से और डॉक्टर पारुल अग्रवाल को। उसके बाद कृषक रत्न अवार्ड तो ये दलेल सिंह जो है इनको मिला था। और मिस हरियाणा का खिताब सुरती चौटानी हिसार से आयोजन हुआ था जयपुर राजस्थान में। और नेक्स्ट है यहाँ पर साइंस मॉडल इंस्पायर अवार्ड तो ये हुसनप्रीत जो है कैथल इनको मिला था। उसके बाद आ जाता है नेशनल गौरव अवार्ड 2021 तो ये मिला था योगेश सूद को। और हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर सम्मान ये मिला था रेखा यादव भिवानी से। मिसेज हरियाणा का खिताब ये मिला था यूपी चहल सोनीपत से। और मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब ये अनु खत्री जो करनाल से हैं। उसके बाद है हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा का स्थान तो ये 11वें नंबर का है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर स्टेट की जो परीक्षा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।